नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। तो हमारे वीडियो एडिटर ना होने की वजह से मैं हेडलाइंस प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। ये रॉ फॉर्म में ही वीडियो अपलोड होगा, लेकिन जो टाइम स्टैम्प्स है वो जरूर इस वीडियो में होंगे। तो अपोलॉजीज फॉर दैट कि मैं हेडलाइंस प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा आज। शुरू करते हैं हम स्टॉक मार्केट न्यूज के साथ। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ही हमें हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे, जहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं यूएस स्टॉक मार्केट्स के बारे में। तो यूएस स्टॉक्स कल मार्केट ओपन होने के बाद थोड़े से लो ओपन हुए थे। फिलहाल जो फोकस है यूएस मार्केट्स में वो इसी पर है कि फेड स्पीकर्स एंड आने वाली जो कमेंट्री है वो किस तरह की होगी। 2 हफ्ते पहले ही, 2-3 हफ्ते पहले ही यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट कट्स अनाउंस किए थे। 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट्स थे। उससे रिलेटेड कमेंट्री इस हफ्ते में ड्यू है, तो तब कुछ रिएक्शन मार्केट का हो सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। फ्राइडे को, यानी पिछले हफ्ते के लास्ट ट्रेडिंग डे को, थोड़े से स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड पेरोल डेटा की वजह से मार्केट वाज डूइंग वेल। यूएस इकोनॉमी के स्लोइंग के चांसेस कम दिखेंगे, उस वजह से ऐसा अंदाजा मार्केट लगा रहा था। तो वो थोड़े गेन्स कल कम होते हुए नजर आए हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में काफी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन डेटा है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, वो भी ड्यू है इस हफ्ते में। तो वहीं से पता चलेगा कि रेट कट आगे कितने होंगे, कितने एग्रेसिवली होंगे। 25 बेसिस पॉइंट्स होंगे, 50 बेसिस पॉइंट्स होंगे। ये सारी चीजें, सारा जो कंक्लूजन है फेडरल रिजर्व के स्ट्रेटेजी का, तो वो शायद आने वाले कुछ दिनों में इन्फ्लेशन का डेटा देखकर ही पता लग सकता है। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। जो आईटी सेक्टर था कल, निफ्टी आईटी अगर हम कहें, वो इंडेक्स, वो अकेला एक इंडेक्स था विच वाज अ ब्राइट स्पार्क इन अ डे, जो ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा बुरा रहा। निफ्टी आईटी वाज द ओनली गेनिंग इंडेक्स, एंड उसका रीजन ये था कि कुछ ब्रोकरेज अपग्रेड्स आए थे। जेपी मॉर्गन ने कहा था कि एलटीआई, माइंट्री एंड एम्फोसिस जैसे स्टॉक्स ये काफी अच्छा बेनिफिट कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। एक बाय रेटिंग उन्होंने ये दोनों स्टॉक्स पर दी थी। तो निफ्टी आईटी, जैसा मैंने कहा कि ओनली पॉजिटिव इंडेक्स कल रहा। सेक्टरल इंडाइसेस अगर हम देखें सारे, ये जो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये दोनों स्टॉक्स पर काफी अच्छी बुलिशनेस वो कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में आ सकती है। आउट परफॉर्म का रेटिंग उन्होंने यहाँ पर दिया है। जो थीसिस बताया है जेपी मॉर्गन ने, उसके हिसाब से ये एक अच्छा प्रॉक्सी प्ले है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जो यूएस में है। तो यूएस के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में डायरेक्टली इन्वेस्टेड ना होके ऐसे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम प्रॉक्सी प्ले कहते हैं। तो ये एक अच्छा प्रॉक्सी प्ले हो सकता है यूएस के फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट के लिए एंड बाकी ज्योग्राफीज के लिए भी, ऐसा जेपी मॉर्गन ने कहा है। रेट कट अगर आता है यूएस फेडरल रिजर्व से, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा टू मॉर्गेज कंपनीज एंड होम लोन्स, होम लोन एज अ सेक्टर इन द यूएस, जिससे एक ज्यादा बुलिशनेस दिख सकती है। एंड इससे टैक्स स्पेंडिंग जो है यूएस में वो बढ़ जाएगी ओवर द नेक्स्ट 10 to 12 मंथ्स, 12 to 18 मंथ्स। एंड यही एक मेजर फैक्टर है कि जेपी मॉर्गन कह रहा है कि ऐसे कंपनीज है जैसे एलटीआई, माइंट्री, जिनका 35% एक्सपोजर बीएफएसआई सेगमेंट से है, यानी उनका जो भी रेवेन्यू आता है एलटीआई माइंट्री का, उसमें से 35% रेवेन्यू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज से आता है। तो रेट कट जब होंगे, तब ये सारे कंपनीज जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, तो इनको ज्यादा फायदा होगा एंड उनकी वजह से एलटीआई माइंट्री जैसे बिजनेस को ज्यादा बिजनेस मिलेगा, ऐसा जेपी मॉर्गन का यहाँ पर कहना है। एम्फोसिस का भी 59% एक्सपोजर है बीएफएसआई सेक्टर में, तो इनको काफी बेनिफिट हो सकता है, ऐसा जेपी मॉर्गन ने कहा है। अगली जो न्यूज है वो है अबाउट द स्ट्रॉन्ग मॉनसून। तो मॉनसून इस साल अच्छा रहा, इसका एक फर्दर वैलिडेशन एक डेटा पॉइंट ने दिया विच इज अबाउट द ट्रैक्टर सेल्स। तो सितंबर 2024 के मंथ में ट्रैक्टर सेल्स 15% से बढ़ते हुए दिखे, एज पर दी फाडा रिपोर्ट, यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, जिनका हर महीने में रिपोर्ट आता है रिगार्डिंग द सेल्स। तो 14.69% से बढ़े हैं सेल्स। तो स्ट्रॉन्ग मॉनसून एंड अच्छे क्रॉप हार्वेस्ट का ये एक सबूत है। थोड़ी सी रिवाइवल दिख रही है इन द रूरल इकोनॉमी। टोटल 62,542 ट्रैक्टर्स बेचे गए इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो ये एक काफी अच्छा इंक्रीज है कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। जिन्होंने ट्रैक्टर्स बेचे उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज की बात करें, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अराउंड 17% का इंक्रीज देखा इन द ट्रैक्टर सेल्स। तो अराउंड 14,700 का ट्रैक्टर सेल्स का नंबर उन्होंने रिपोर्ट किया है। महिंद्रा का जो स्वराज डिवीजन है दैट एक्सपीरियंस्ड अ 12% सेल्स इंक्रीज।
ये अपटिक के बाद भी ट्रैक्टर सेल्स के लिए कुछ चैलेंजेस रहेंगे आगे। एंड पास्ट में अगर हम देखें तो मेजरली वीक मॉनसून ही एक चैलेंज रहा था, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स कह रहे हैं कि आने वाला समय भी अच्छा हो सकता है। एक अच्छा फेस्टिव सीजन अगर आए तो ऐसे में जो सेल्स है वो और भी बढ़ सकते हैं। अगेन इंडियन इंडियन मार्केट्स की बात करनी होगी तो हमें कल जो कैपिटल मार्केट्स थे इंडिया के, निफ्टी, सेंसेक्स एंड बाकी मार्केट्स, उनकी भी बात करनी होगी। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में काफी सिग्निफिकेंट लॉसेस दिखाई दिए कल। 2% से भी ज्यादा से मिड कैप डाउन था, स्मॉल कैप इंडेक्स वाज डाउन बाय मोर देन 3%। इस पर एक अलग से वीडियो मैंने कल ऑलरेडी बनाया था कि स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली किन रीजंस की वजह से गिरा है। पर पिछले हफ्ते में मेजरली जो रीजंस रहे थे वही कंटिन्यू नजर आ रहे हैं। अभी भी एफपीआई की सेलिंग जो है वो एक सस्टेन्ड इंक्रीज दिखा रही है। कल भी जो डेटा आया उसमें भी एफपीआई की सेलिंग अभी भी जारी है, यही दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट के टेंशंस बढ़ते जा रहे हैं, उससे होगा ये कि क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे। क्रूड के प्राइसेस बढ़े तो वो इंडियन इकोनॉमी जैसी, इंडिया जैसी कंट्री के लिए अच्छी चीज नहीं है, बिकॉज इंडिया 80% से ज्यादा ऑयल जो है वो इंपोर्ट करती है। तो दैट इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर द इंडियन इकोनॉमी। उसी के साथ चाइनीज मार्केट्स में भी थोड़ा सा कैपिटल फ्लो जो है वो बढ़ रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है एफपीआई एक्टिविटी से। तो वो भी एक रीजन है। तो ये सारी चीजें मार्केट्स में मेजरली दिखाई दी। बट विद इन इंडियन इकोनॉमी भी कल लार्ज कैप्स थोड़ा सा कम गिरे थे, लेकिन मेजरली जो कैपिटल इरोजन है वो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में ज्यादा नजर आया। स्टॉक वाइज न्यूज की बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट Q2 के नंबर्स सामने आए हैं कुछ कंपनीज के। इन्फो एज ने अपने Q2 का जो है वो क्वार्टरली अपडेट दिया है। तो रिक्रूटमेंट बिजनेस के जो बिलिंग्स है वो 14% से इंक्रीज हो गए हैं टू 492 करोड़। ये कंपनी ने अपने Q2 अपडेट में बताया है। तो बिलिंग्स एनालाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फो एज जैसे बिजनेस के लिए, रादर देन रेवेन्यू। उसका रीजन ये है कि इन्फो एज जैसी कंपनी जो है वो रेवेन्यू, वो जब बिलिंग करती है क्लाइंट को तो कई बार 1 साल, 2 साल, 3 साल के पैसे एक साथ ले लेती है। तो रेवेन्यू जो बुक होता है वो प्रो राटा बेसिस पर होता है, यानी अगर 3 साल का सब्सक्रिप्शन कोई कंपनी लेती है तो हर साल उसका 1/3 रेवेन्यू बुक होगा। लेकिन बिलिंग्स देखकर हमें ये नजर आता है कि जो नए नए नया बिजनेस जो भी आ रहा है कंपनी के पास वो स्ट्रांग है या नहीं है। एंड इसी वजह से बिलिंग्स हमें देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नंबर है, नंबर ऑफ बिलिंग्स जो कंपनी ने किए इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, वो 14% से बढ़े हैं। 12% से सीक्वेंशियल इंक्रीज भी दिखा है रिक्रूटमेंट बिजनेस में। तो टोटल 492 करोड़ के बिलिंग्स हुए इन Q2 ऑफ FY25। तो ये जो बिजनेस है कंपनी का, Naukri.com का जो बिजनेस है, इसका सब्सटैंशियल पोर्शन, मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो आईटी सेक्टर से आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से आता है। तो लेटेस्ट जो फिगर्स आ रहे हैं उसके मुताबिक एक ग्रोइंग डिमांड दिख रही है इन दिस स्पेस। तो आईटी कंपनीज ने काफी सारे बेंचेस से जो पिकअप किया है कैंडिडेट्स का, वो बढ़ रहा है अब थोड़ा थोड़ा धीरे से। एंड हायरिंग एक्टिविटी थोड़ी बेटर दिख रही है कंपेयर टू द लास्ट 2 to 4 क्वार्टर्स, ऐसा कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में बताया है। ओवरऑल बिलिंग्स जो है 14% से बढ़े हैं। कंपनी का जो रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म है 99 एकर्स, उसमें भी 16% का इंक्रीज दिखा है ऑन क्वार्टर बेसिस। हीरो मोटर्स ने अपना डीआरएचपी विड्रॉ कर लिया है फॉर अ 900 करोड़ पब्लिक इशू। तो ये जो हीरो मोटर्स कंपनी है ये मुंजाल फैमिली की ही है। ये पंकज मुंजाल की कंपनी है जो कजिन है पवन मुंजाल के। ये एक फ्लैगशिप ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनी है, हीरो मोटर्स कंपनी, एचएमसी ग्रुप जिसे कहते हैं। इनका जो आईपीओ प्लान था वो 500 करोड़ का फॉर फ्रेश इशू था एंड 400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था। लेकिन ये कंपनी ने करंटली विड्रॉ कर लिया है। तो प्रोमोटर ओपी मुंजाल होल्डिंग्स ने रिपोर्ट किए थे कि उन्होंने कहा था कि वो लगभग 250 करोड़ का सेलिंग करने वाले हैं ओएफएस में। इसके अलावा और भी बाकी इन्वेस्टर्स थे जो अपनी स्टेक ऑफलोड करने वाले थे। हीरो मोटर्स जो है, ये जो कंपनी है पंकज मुंजाल की, ये मेनली पावर ट्रेन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। तो ये इलेक्ट्रिक एंड नॉन इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने का काम करता है फॉर ओईएम कंपनीज, मेनली इन द यूएस, यूरोप एंड इंडिया। विद इन दिस फैमिली एक डिस्प्यूट चल रही है जिस वजह से देयर आर टू सेक्शंस विद इन द सेम फैमिली रिगार्डिंग द हीरो मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प एंड हीरो मोटर्स। अगली न्यूज है अबाउट हाइडेलबर्ग सीमेंट। हाइडेलबर्ग सीमेंट का स्टॉक कल काफी ऊपर था इन अ मार्केट जो कल बहुत ज्यादा वीक था। हाइडेलबर्ग, इसका रीजन यही है कि हाइडेलबर्ग इज एक्सप्लोरिंग सेल ऑफ इंडिया बिजनेस। तो हाइडेलबर्ग का जो हाइडेलबर्ग इंडिया है उसकी एक पेरेंट कंपनी है विच इज हाइडेलबर्ग मटेरियल्स एजी। तो वो इंडिया बिजनेस
बेचने की बातें करंटली हो रही है। तो अदानी अल्ट्राटेक सीमेंट या फिर जेएसडब्ल्यू सीमेंट जैसा कोई प्लेयर हो सकता है हाइडेलबर्ग सीमेंट का इंडिया बिजनेस टेक ओवर कर ले। तो इसी के चलते जो प्राइस थी कंपनी के शेयर की वो भी ऊपर रही। एंटिसिपेशन यही होगी इन्वेस्टर्स में कि जो भी नया बायर आएगा वो काफी अच्छी प्राइस देगा शेयर्स के लिए। एंड इसी वजह से स्टॉक भी ऊपर था। जो जर्मन बिल्डिंग मेकर है यानी हाइडेलबर्ग मटेरियल्स एजी है, वो अराउंड 69% स्टेक होल्ड करते हैं इन हाइडेलबर्ग सीमेंट इंडिया, जो ऑब्वियसली लिस्टेड है इन द स्टॉक एक्सचेंज। कंट्रोलिंग स्टेक अगर कोई कंपनी लेती है, अदानी अल्ट्राटेक या फिर जेएसडब्ल्यू, तो उसके बाद एक मैंडेटरी ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाती है। यानी सेबी के जो टेक ओवर नॉर्म्स है उसके मुताबिक आपको एडिशनली 26% परचेज करना होता है फ्रॉम पब्लिक शेयर होल्डर्स। तो वो करना होगा जो भी यहाँ पर टेक ओवर करेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर अब एक कंसोलिडेशन की तरफ जा रहा है, जहां पर एक तो ऑलरेडी अल्ट्राटेक सीमेंट की सबसे बड़ी कैपेसिटी है यहाँ पर, बट अदानी इज स्लोली कैचिंग अप। बहुत सारे एक्विजिशंस करने के बाद, खुद कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के बाद अदानी इज कैचिंग अप, एंड जेएसडब्ल्यू सीमेंट भी यहाँ पर काफी बुलिश है। तो ये तीन प्लेयर्स करंटली काफी एग्रेसिव जा रहे हैं इस सेक्टर में। एंड आगे हमें देखना होगा कि हु इज एग्जैक्टली ट्राइंग टू बाय हाइडेलबर्ग सीमेंट। टाटा मोटर्स ओन्ड जैगुआर लैंड रोवर के रिटेल सेल्स नंबर कल रिपोर्ट हुए। 3% से ये फॉल हो गए हैं टू 1,03,000 यूनिट्स इन Q2। तो जो रिटेल सेल्स है पहले 6 महीनों के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो 2,14,000 ये नंबर आया है, विच इज अप बाय ओनली 3%। एक मेजर रीजन तो ये है कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था वो जेएलआर के लिए काफी अच्छा था, तो एक बेस काफी स्ट्रांग था। उस बेस पर ग्रो करना मुश्किल होने ही वाला था कंपनी के लिए, एंड वो अभी नंबर्स में दिखाई दे रहा है। अगर प्रोडक्शन की बात करें जो इस क्वार्टर में कंपनी ने किया, तो वो सिर्फ 86,000 यूनिट्स का किया, विच इज डाउन बाय 7%। रीजन कंपनी ने बताया है कि एल्यूमिनियम के सप्लाई के डिसरप्शंस रिपोर्ट किए गए थे इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। उस वजह से Q2 में प्रोडक्शन काफी स्लो रहा। लेकिन कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्रोडक्शन एंड होलसेल वॉल्यूम्स दोनों पिकअप करेंगे इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, जब एल्यूमिनियम की सप्लाई सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। कल्याण ज्वेलर्स की तरफ से Q2 का अपडेट आया है। रेवेन्यू ग्रोथ 37% की रही है। इंडिया ऑपरेशंस में 39% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा है इस Q2 में। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 23% की रही, काफी अच्छी। स्टोर एडिशन भी कंपनी ने इस क्वार्टर में की है। कस्टम ड्यूटी रिडक्शन जो हुआ गोल्ड इंपोर्ट्स पर, जो बजट में अनाउंस हुआ था, उसके बाद फुटफॉल्स काफी इंक्रीज हो गए, बिकॉज गोल्ड सस्ता हो गया उस वजह से। एंड एक 14 डे पीरियड ऑफ श्राद्ध, जहां पर अच्छी डिमांड नहीं होती गोल्ड जैसे बिजनेस के लिए, उसके बावजूद अच्छे नंबर्स ओवरऑल इस क्वार्टर में कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। जो प्रीवियसली कंपनी ने प्लान कम्युनिकेट किया था कि वो 130 प्लस नए शोरूम्स ऐड करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, इन एडिशन टू 51 स्टोर्स जो ऑलरेडी ओपन किए थे। कंपनी के काफी एग्रेसिव प्लान्स है कि दिवाली तक उनको 25 नए कल्याण के शोरूम्स एंड 18 कैंडियर, जो एक उनका प्रीमियम ब्रांड है, उसके शोरूम्स जो है वो ओपन करने हैं बाय दिवाली। सो एक काफी एग्रेसिव स्टोर ओपनिंग प्लान इज इन प्रोसेस फॉर कल्याण ज्वेलर्स। सीजी पावर जो है दैट इज गोइंग टू बाय आरएफ कंपोनेंट्स बिजनेस ऑफ रेनेसास फॉर $36 million। तो कंपनी ने जो कल फाइलिंग की उसके मुताबिक ये एक असेट परचेज अग्रीमेंट है विद अ कंपनी कॉल्ड रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका एंड उसके एफिलिएटेड एंटिटीज के साथ, टू अक्वायर इट्स रेडियो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स बिजनेस। तो कंपनी को रिसेंटली ही इस साल के स्टार्ट में ही सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो कमेंस करने का अप्रूवल मिला था बाय द गवर्नमेंट। तो ऑलरेडी दे आर इनटू द सेमीकंडक्टर बिजनेस। तो ये एक एंसिलरी एक्विजिशन रहेगा कंपनी के लिए, विच विल हेल्प देम इन देयर सेमीकंडक्टर बिजनेस। तो आरएफ कंपोनेंट्स जो है उस बिजनेस में दैट इंक्लूड्स इक्विपमेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इन्वेंटरीज, सिलेक्ट ट्रांसफरिंग एम्प्लॉइज, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती है। $56 million का रेवेन्यू इस कंपनी ने कैलेंडर ईयर 23 में किया था। एंड जो सीजी पावर के चेयरमैन है उनका ये कहना है कि सेमीकंडक्टर बिजनेस के लिए काफी अच्छी चीज है ये एक्विजिशन के साथ। इंडिया का प्रेजेंस जो है सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्पेस में, उसमें काफी अच्छा हो जाएगा। एंड हाई ग्रोथ एंड हाई प्रॉफिटेबिलिटी का सेक्टर ये कंपनी खुद देखती है इस सेक्टर को। इसी के साथ न्यूज यहीं पर समाप्त होती है। अब हमारे फाइनल सेक्शन पर हम जाएंगे, विच इज दी बिलीव इट और नॉट सेक्शन।
तो हमने जस्ट जो बात की वो इंडिया के सेमीकंडक्टर सेक्टर की थी, कि कैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है इवन बाय द गवर्नमेंट। बहुत सारे कंपनीज अब इस सेक्टर में आने लगे हैं। तो इंडिया का जो ईएमएस सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ से अब एक काफी हाई ग्रोथ की फेज आ सकती है इन द इंडियन इकोनॉमी रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया जैसी कंट्री हमेशा सर्विस ओरिएंटेड कंट्री ज्यादा रही है। आईटी जैसे सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जीडीपी का। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जा रहा है। ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ इंडिया जीडीपी आगे हो सकता है। FY17 में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन इंडिया के जीडीपी का सिर्फ 2.1% था। FY23 के आसपास अब ये 2.9% हो गया है। ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि FY27 में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इंडिया के जीडीपी का 5.3% हो सकता है। अब हम कंपेयर करते हैं इसको एशिया के बाकी कंट्रीज से, कि किस तरह उनका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन पर कितना ज्यादा डिपेंडेंस है एज अ परसेंटेज ऑफ देयर जीडीपी। वियतनाम की अगर हम बात करें तो 17.8% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन से आता है। मलेशिया के केस में दिस इज 7%, थाईलैंड के केस में दिस इज 10%, ताइवान के केस में दिस इज 17% ऑफ देयर जीडीपी, एंड सिंगापुर के केस में दिस इज 8%। तो एशिया के बहुत सारे मेजर कंट्रीज में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन का एक काफी बड़ा मार्केट ऑलरेडी बन चुका है। इंडिया हो सकता है उतना परसेंटेज ऑफ द जीडीपी ना उतना बड़ा ना बन सके जितने सम ऑफ दीज कंट्रीज जितने बड़े हैं, बिकॉज इंडिया को बाकी बाकी चीजों में भी इंडिया हैज अ वेरी गुड नेम एंड वेरी गुड बिजनेस। बट एक बहुत बड़ा स्कोप यहाँ पर अनलॉक हो सकता है अगर इस अपॉर्चुनिटी को इंडिया अच्छे से यूटिलाइज करे। तो यही एक इम्पोर्टेंट डेटा, काफी चौंका देने वाला डेटा के अक्रॉस में आया था। तो आई थॉट दैट आई शुड शेयर इट विथ ऑल ऑफ यू इन दिस न्यूज वीडियो। तो इसी के साथ हमारा ये न्यूज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर करें विद मैक्सिमम पीपल। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगेन अपोलॉजीज कि मैं आपको हेडलाइंस नहीं दे सकूंगा ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज, लेकिन मैं जो टाइम स्टैम्प्स है वो जरूर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।